इस पढ़ाई की तरह लो इसको एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो क्या सीखोगे पता नहीं, फिर मेरी मेहनत सारी बेकार। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जेईई एडवांस 2021 में आए हुए मॉडर्न फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम, साथ में एक क्वेश्चन अलग से भी डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल शायद 4 क्वेश्चन हैं आज के वीडियो में, एक एक करके डिस्कस करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स काफ़ी दिलचस्प है इस मामले में कि उसमें से रिलेटिवली आसान क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछे जाते रहे हैं, तो बच्चों को थोड़ा अच्छे से पढ़ने पे कॉन्फिडेंस फील होता है कि मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन कर लेंगे। तो रियली में आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2021 जेईई एडवांस के क्वेश्चन है। देखिए एक एक करके। पहला क्वेश्चन, अ हेवी न्यूक्लियस Q, name of the nuclide is Q. So a heavy nucleus Q of half-life 20 minute, radioactive sample Q has half-life of 20 minute and it undergoes alpha decay with probability of 60% and beta decay with probability of 40%. Initially the number of Q nuclei is 1000. The number of alpha decays of Q in the first 1 hour will be। एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है जो 2 तरीके से डीके कर सकता है, उसका नाम यहाँ क्वेश्चन में Q दिया गया है। ये Q अल्फा डीके भी कर सकता है जिससे X बन जाता है, ये बीटा डीके भी कर सकता है जिससे Y बन जाता है। नेचर में रेडियो एक्टिविटी चेन्स जो पाए जाते हैं उनमें कई जगहों पे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इस तरह के डीके करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि X जो है वो बीटा डीके करता है, Y अल्फा डीके करता है, और अल्टीमेटली जो एंड प्रोडक्ट है वो सेम ही होता है, चाहे आप इस रूट से आओ या इस रूट से आओ। पर क्वेश्चन में उसकी चर्चा नहीं की गई है। क्वेश्चन में सिर्फ यहीं तक बात कही जा रही है कि एक स्पीसीज है Q जो अल्फा डीके भी कर सकता है और बीटा डीके भी कर सकता है, और ये कहा जा रहा है कि 60% प्रोबेबिलिटी है कि वो अल्फा डीके करेगा कोई भी एक न्यूक्लियस, और 40% प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी एक न्यूक्लियस बीटा डीके करेगा। और ये देखा गया कि जो Q है उसका हाफ लाइफ 20 मिनट है। क्या मतलब है इन बातों का? इन बातों का क्या मतलब है? देखिए, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर Q के 10 लाख न्यूक्लियस है मेरे पास, मान लो 20 मिनट बाद जाके चेक करेंगे तो 5 ही लाख बचे होंगे। 5 लाख डीके कर चुके होंगे या तो X में या Y में, पर Q की हाफ लाइफ 20 मिनट है, मीन्स 20 मिनट के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ Q विल बिकम हाफ विल डाई, हाफ विल डीके। इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं मानता, क्योंकि 1000 जो है वो एक बहुत ही छोटा नंबर है। रेडियो एक्टिविटी के लॉज स्टैटिस्टिकल लॉज हैं, और ये सभी लॉज एकदम ट्रू तब होते हैं जब पॉपुलेशन बढ़ा हो, राइट। हम कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री में, अपने देश का नाम नहीं लूंगा ऐसी बात बोलते समय, पर किसी भी कंट्री में हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ डेथ पर डे इज लेट अस से 10,000, पर वो एग्जैक्टली 10,000 होगा हर दिन, इसकी गारंटी नहीं दे सकते। हालांकि पॉपुलेशन बहुत बड़ा है तो वो 10,000 से बस 10,005 हो सकता है, 10,002 हो सकता है, 998 हो सकता है, 9,998 हो सकता है। इस तरह का फ्लक्चुएशन हो सकता है, बट मोर और लेस वो 10,000 के आसपास रहे। पर अगर पॉपुलेशन बहुत कम है तो फिर इस तरह का प्रेडिक्शन, मान लीजिए एक टापू पे कुछ ही लोग रहते हैं, 100 लोग रहते हैं, और हम बोले कि वहाँ एवरेज डीके रेट जो है वो 1 पर्सन पर डे है, एक आदमी हर दिन मरता, तो हो सकता है कि आज 20 तारीख 21 तारीख को कोई ना मरे, तो वो प्रेडिक्शन तो बिल्कुल गलत हो सकता है। तो छोटे पॉपुलेशन साइज के लिए ये स्टैटिस्टिकल रूल एप्लीकेबल नहीं होते हैं, और मेरी समझ से 1000 का पॉपुलेशन काफ़ी छोटा है, उसको एक बड़ा नंबर लेना चाहिए था IIT वालों को। एनीवे, चलिए 1000 को बड़ा नंबर मान लेते हैं, ओके, और कुछ तो कर नहीं सकते इस क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें ये समझ में आ जाता है कि 20 मिनट में Q का पॉपुलेशन आधा हो जाएगा। 1 घंटे में, पहले 1 घंटे में 3 हाफ लाइफ आएंगे, पहला 20 मिनट, फिर अगला 20 मिनट,
फिर अगला 20 मिनट, 20-20 मिनट के 3 सेगमेंट। इनिशियल पॉपुलेशन अगर एन नॉट है तो एक हाफ लाइफ के बाद एन नॉट बाई 2 बचेगा, एक और हाफ लाइफ, एक और 20 मिनट जाते जाते इसका आधा हो जाएगा, और एक और हाफ लाइफ जाते जाते इसका आधा हो जाएगा। तो जो ओरिजिनल पॉपुलेशन 1000 बताई गई है क्वेश्चन में, वो 1000/8 मतलब 125 हो जाएगी। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि 1 घंटे के बाद जाकर देखेंगे तो जो क्यू है उसकी पॉपुलेशन सिर्फ 125 बची होगी। ठीक है, क्यू की पॉपुलेशन 125 बची होगी, मींस 875 न्यूक्लियाई जो है वो डीके कर गए, ये तो तय है। 1 घंटे में 875 न्यूक्लियाई डीके कर जाएंगे। उनमें से कुछ अल्फा डीके किए होंगे, कुछ बीटा डीके किए होंगे। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने अल्फा डीके किए, तो बहुत सिंपल है। क्यू का सैंपल में कोई भी एक न्यूक्लियस को पकड़ के अगर हम पूछें कि भाई ये अल्फा डीके करेगा या बीटा डीके, तो क्वेश्चन के मुताबिक 60% प्रोबेबिलिटी है कि अल्फा डीके करेगा, 40% प्रोबेबिलिटी है कि बीटा डीके करेगा। समझ में आती बात? तो जैसे ऐसा होता है ना कि तुम जे एडवांस के एग्जाम में पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करोगे कि मैथ, तो 60% प्रोबेबिलिटी है कि केमिस्ट्री अटेम्प्ट करोगे, 40% ना 25% प्रोबेबिलिटी है फिजिक्स करोगे, 15% प्रोबेबिलिटी है मैथ करोगे, है कि नहीं ऐसा कुछ? तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करेगा। 60% अगर केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करेंगे, मतलब मोटा मोटी 1 लाख लोगों के सैंपल में देखेंगे तो 60,000 लोग केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर रहे होंगे, पर वो कौन कौन होंगे ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। सिमिलरली क्यू का एक न्यूक्लियस अल्फा डीके करेगा कि बीटा डीके करेगा, ये सर्टेनिटी से नहीं कहा जा सकता। बट अगर हम एक लार्ज पॉपुलेशन साइज की बात करें तब हम सर्टेनिटी से कह सकते हैं कि इतने लोग अल्फा डीके करेंगे, इतने लोग बीटा डीके। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। 875 डीके किए हैं, और इसका जो 60% है वो कौन सा डीके किए? अल्फा डीके किए। तो मैं तो कैलकुलेशन भी नहीं करूंगा, नंबर्स भी ऐसे दिए हैं कि 875 का 60% होगा तो यही होगा, ये सब तो होंगे नहीं, तो ऐसे ही टिक कर देता हूँ यार। चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ऐसा लिखा है, न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन। अ हेवी न्यूक्लियस एन नाम है, at rest undergoes fission. N fissions into 2 products P and Q, where P and Q are 2 lighter nuclei. Okay, let delta be Mn minus Mp minus Mq, where Mp, Mq, Mn are masses of P, Q and N respectively. Ep and Eq are kinetic energies of P and Q respectively. Speed of P and Q are Vp and Vq respectively. Okay, मतलब अभी तक क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो सिर्फ सिंबल डिफाइन किए गए हैं कि इसका मतलब ये सिंबल को ये पढ़ना है, ये सिंबल को ये पढ़ना है। कुछ समझने लायक तो है नहीं इसमें। ठीक है, मान लिए भाई, इफ c इज द स्पीड ऑफ लाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। अच्छा, मोर देन वन करेक्ट टाइप है, इनमें से कौन कौन से सही हैं? EP प्लस EQ पूछा गया है, EP पूछा गया है, VP बाई VQ पूछा गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ दिस दैट पूछा गया। देखिए, ये क्वेश्चन सीधा सीधा अल्फा डीके की थ्योरी पे बेस्ड है। आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा कि जब अल्फा डीके होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है, मास, कुछ मास गायब हो जाता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। वो एनर्जी जो फ्रैगमेंट्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पे होती है। तो बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ दिख जाएगी, और ये चीज़ दिख जाएगी इसीलिए वो गलती करेंगे। ये चीज़ दिखने से वो गलती इसलिए करेंगे कि गलती करेंगे, शायद कर ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन को, क्योंकि वो रट के गए हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, कुछ रटते हैं ना, A-4/A/Q, ऐसा कुछ रट के जाते हैं आप। तो यहाँ A तो दिख ही नहीं रहा है, बस सारी बहादुरी ढेर, समझ गए कि अल्फा डीके वाली थ्योरी पे बेस्ड है, पर इस फॉर्मूले के अलावा कुछ पता नहीं तो ढेर हो गए। लेकिन अगर बच्चों को ये पता है कि आया कहाँ से है तो उनके लिए क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन, इसीलिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होते हैं। वो क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं, हमेशा बनाते हैं, जिसमें ये चेक किया जा सके कि आपको फलाना डेरिवेशन ठीक से आता है कि नहीं। तो जिन बच्चों ने आज तक इस क्वेश्चन को नहीं ट्राई किया हो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, देखते हैं। और सोल्यूशन बहुत कठिन नहीं है, आइए मैं आपके लिए करता हूँ।
क्वेश्चन के हिसाब से जो n है वो P और Q में डीके कर रहा है। ये जो क्वांटिटी डेल्टा दी गई है अगर आप देखेंगे तो दिस इज मास दैट इज लॉस्ट इन दिस न्यूक्लियर रिएक्शन, मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन। देखिए आप ध्यान से, डेल्टा इज नथिंग बट मास ऑफ दिस n, द पेरेंट, isn't it, minus mass of the products, ऐसा लिखा हुआ है। सो दिस इज डेल्टा m बेसिकली, जिसको आप डेल्टा m लिखते हो अपनी पढ़ाई के दौरान, ये वो डेल्टा m है। इतना मास लापता हो गया इस रिएक्शन में। सो ऑब्वियसली आइंस्टीन की थ्योरी के हिसाब से, मास एनर्जी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल के हिसाब से, जो एनर्जी रिलीज हुई है इस रिएक्शन में, डेल्टा m c स्क्वायर, डेल्टा m को डेल्टा लिखना है, इंटू c स्क्वायर, इतनी एनर्जी रिलीज हुई है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, दी न्यूक्लियस, दिस न्यूक्लियस इज एट रेस्ट, it undergoes fission, 2 fragments are formed, this much amount of energy has been released, mass लापता हो गया, it has got converted into conventional energy जिसको हम समझते हैं। ये एनर्जी जो रिलीज हुई है ये प्राइमरीली कहाँ है, मूलतः कहाँ है? ये प्राइमरीली इन फ्रैगमेंट्स की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। ये जो एनर्जी रिलीज हुई है कहाँ है? तो ओरिजिनली ये काइनेटिक एनर्जी इन दोनों फ्रैगमेंट्स की काइनेटिक, ओरिजिनली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये न्यूक्लियर रिएक्शन मान लीजिए किसी ढेर में हो रहा है, तो अब ये फ्रैगमेंट्स किसी चीज़ से टकरा जाएंगे, वो एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट बन जाएगी, फलाना ढमकाना, वो बात की बात है। पर जब रिएक्शन हुआ उसके तुरंत बाद अगर हम देखें ओरिजिनली, तो ये जो फ्रैगमेंट्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी इस एनर्जी के बराबर है। अब बिकॉज ये न्यूक्लियस ओरिजिनली रेस्ट में था, मतलब मोमेंटम जीरो था। मोमेंटम अगर जीरो था तो न्यूक्लियर रिएक्शन होने से मोमेंटम नहीं बदल सकता है, तो जो रिएक्शन के बाद का मोमेंटम है वो भी जीरो ही होना चाहिए। n हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू p प्लस q। इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि अगर ये पार्टिकल, कंफ्यूज मत होइएगा सिंबल से, p मोमेंटम से इधर चल रहा है तो ये वाला पार्टिकल p मोमेंटम से इधर चल रहा है, क्योंकि जो टोटल मोमेंटम है वो जीरो ही रहना चाहिए, बिकॉज देयर आर ओनली 2 फ्रैगमेंट्स, देयरफॉर बोथ ऑफ देम मस्ट हैव इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम। तो इसके पास अगर मोमेंटम p है तो इस पार्टिकल की, इस फ्रैगमेंट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो, जस्ट ए मिनट, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो p स्क्वायर बाई 2m लिख सकते हैं हम, मास ऑफ पार्टिकल p स्क्वायर बाई 2m, एंड सिमिलरली इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये p स्क्वायर बाई, ऐसा लिख सकते हैं। और ये जो दोनों फ्रैगमेंट्स की काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू एनर्जी रिलीज्ड व्हिच इज डेल्टा इनटू c स्क्वायर। अब क्वेश्चन की भाषा वापस जाते हैं, क्या निकालने को कहा है मुझसे? p की एनर्जी निकालने को कहा, काइनेटिक एनर्जी, p की काइनेटिक एनर्जी निकालने को कहा है, मतलब ये वाला टर्म निकालने को कहा। देख रहे हैं आप, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, p स्क्वायर बाई 2mp 1 प्लस mp बाई mp से याद आ गया, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर आप mp में रहते हो। हाँ भाई मैं mp में रहता हूँ। अच्छी जगह है mp, चारों तरफ जंगल ही जंगल है और जंगलों में घूमने में मुझे बड़ा मजा आता है, तो mp मेरे लिए बहुत अच्छी जगह है। चलिए, तो ये p स्क्वायर बाई 2mp, इसको मैंने कॉमन ले लिया, आप समझ सकते हैं इस मैनिपुलेशन को। तो ये चीज जो है, दिस एनर्जी ऑफ पार्टिकल p विच इज इक्वल टू mq, इस ब्रैकेट को इधर शिफ्ट कर दीजिए, बेसिकली mq mp डेल्टा इंटू c स्क्वायर, है ना। तो जो लोग इस डेरिवेशन को जानते हैं वो शायद इतने स्टेप्स भी नहीं लिखेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन करके ही समझ लेंगे मामला आपको। भाई द एनर्जी ऑफ ईच फ्रैगमेंट इज बेसिकली, मोमेंटम तो सेम है दोनों का, सो एनर्जी ऑफ ईच सेगमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो वहां से डायरेक्टली ऐसे मन में सोचेंगे तो आ जाएगा ये। तो दिस इज द टोटल एनर्जी रिलीज, उसका ये फ्रैक्शन जो है वो p के पास होगा, और रिमेनिंग फ्रैक्शन यहाँ पे mp लिख देंगे ऊपर, वो q के पास होगा। तो ये आपसे पूछा गया है, पता नहीं ये ऑप्शन में क्या लिखा है, EPMP, मतलब ये गलत लिखा है ना, क्योंकि हमारे पास क्या आया, MQ आया ऊपर में, m इंटू क्यू नहीं है, m सबस्क्रिप्ट q है, तो ये वाला गलत ऑप्शन हो गया।
अब EP प्लस EQ इज दिस, ये तो सही है ही ऑब्वियसली, टोटल एनर्जी इज डेल्टा C स्क्वायर। अब आते हैं पार्टिकल्स की स्पीड का रेशियो, ये भी आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, क्यों? क्योंकि दोनों का मोमेंटम तो सेम ही है ना, तो MP VP MQ VQ के बराबर तो होगा ही ना, जहाँ VP एंड VQ आर स्पीड्स। स्पीड ही लिखा है ना भाई, वेलोसिटी तो नहीं लिखा है। वेलोसिटी लिखने से बोलेंगे कि हाँ दोनों उल्टे डायरेक्शन में इक्वल कैसे हो सकते हैं, हाँ स्पीड लिखा है, ठीक है। सो VP बाई VQ मीन्स MP VP, मोमेंटम ऑफ P इज सेम एज मोमेंटम ऑफ Q, ये भी सही लग रहा है। अरे वाह, इसको देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम फॉर P एज वेल एज Q इज फलाना। अच्छा, दोनों के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालने को कहा गया, मतलब P निकालने को कहा गया, हो गया, यहाँ से आ गया आपका। ये बेसिकली ये क्वांटिटी क्या है, दिस इज नथिंग बट P स्क्वायर बाई 2mp, है ना, इसी को तो हम एनर्जी ऑफ P बोल रहे हैं। तो P की वैल्यू, मोमेंटम की वैल्यू कितनी आ गई, P इज इक्वल टू, ये 2mp को भी उठा के इधर कर दीजिए, तो 2mp mq बाई mq प्लस mp इंटू डेल्टा C स्क्वायर। अब इन्होंने क्या लिखा है देख लेते हैं। इन्होंने इसको ऐसे लिख दिया, इसको रिड्यूस मास ऐसा म्यू लिख दिया इसको, और मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम पूछ रहे हैं, ये P स्क्वायर की वैल्यू है, आई एम सो सॉरी, ये P स्क्वायर की वैल्यू है। सो इसको हम लिख सकते हैं 2 म्यू डेल्टा C स्क्वायर। सो P इज अंडर रूट 2 म्यू डेल्टा इंटू C, क्या ये लिखा है यहाँ पे, C इंटू 2 म्यू डेल्टा, ये भी सही है। वाह, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अरे तो आसानी तो क्वेश्चन है भाई, कहाँ मुश्किल है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। देखिए कितने बड़े, 1 2 3 4 5 6 7वां लाइन भी है, 6 लाइन से ज़्यादा का क्वेश्चन है, पढ़ के समझने में मुश्किल लग सकता है, पर क्वेश्चन देख के लग रहा है कि बहुत मुश्किल नहीं है। चलो देखते हैं। इन ए फोटो एमिशन एक्सपेरिमेंट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स P Q and R। भाई 3 मेटल के प्लेट की बात हो रही है यहाँ पे, P Q R, ऐसे अपनी नोटबुक में बनाते चलें, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को EP कहा गया है, इसके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को EQ कहा गया है, इसके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को ER कहा गया है, एंड दे आर रिलेटेड बाय EP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस दिस दिस, ठीक है। ये जो है इन दोनों का डबल है, मतलब अगर ये इसको भी E बोल दूं, इसको भी E, बल्कि ठीक है E ही बोल देते हैं, तो ये ट्वाइस ऑफ E। इतनी सिंपल सी बात कही गई है पहले 2.5 सेंटेंसेस में। फिर क्वेश्चन कह रहा है, इन दिस एक्सपेरिमेंट द सेम सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड फॉर P एंड Q। P और Q पे सेम वेवलेंथ की लाइट डाली गई है, लैम्डा 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 1, ओके। While a different source of monochromatic light is used for metal R, R के ऊपर जो लाइट डाली गई है उसकी वेवलेंथ कुछ अलग है, लैम्डा 2, ये दोनों में सेम, इसकी अलग, ठीक है भाई। मान लिए ये 1 2 3 4 4.5 सेंटेंस हो गया मेरा, इतना ही तो कहा गया। अब उसको दोबारा पढ़ के जरूरत ही नहीं है दोबारा पढ़ने की क्वेश्चन में इन सेंटेंसेस, अगर आपने ऐसा जॉट डाउन कर लिया तो इन्फॉर्मेशन को। वर्क फंक्शन फॉर मेटल P Q and R, इसका जो वर्क फंक्शन है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसका 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बहुत सुंदर। द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन यूज फॉर मेटल R, इस फोटोन की एनर्जी बतानी। वाह, तो अजीब सा लग रहा है कुछ, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इस मैक्सिमम K मैक्स जो है आइंस्टीन का इक्वेशन है, कि किसी भी मेटल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बेटा ये आइंस्टीन का इक्वेशन है। अभी हाल ही में किसी बहुत यूट्यूब के महान टीचर का कोई वीडियो गलती से मेरी नज़र में पड़ गया, जिसमें वो कह रहे हैं कि आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर किया। गलत बात, आइंस्टीन ने उसको एक्सप्लेन किया। डिस्कवरी तो 19वीं सेंचुरी के लास्ट में ही हो गई थी, बहुत सारे लोगों ने देखा था उसके पहले, उसको प्रॉपरली समझते नहीं थे, समझाया आइंस्टीन ने, ठीक है। एनीवे 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ कहाँ गया, K मैक्स। ये आइंस्टीन का इक्वेशन जो है K मैक्स, ये इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी, जिसको मैं H न्यू लिख देता हूँ कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, माइनस वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल होता है। हम ऐसे सोचते हैं
कि अगर एक एच न्यू एनर्जी आए, सी बाई लैम्डा इसको लिखते हैं वो, आप इसको आप एच सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हो भाई, ठीक है ना। तो अगर लैम्डा वेवलेंथ की लाइट है तो इसका जो एक एनर्जी पैकेट है उसमें इतनी एनर्जी होती है, एच सी बाई लैम्डा या एच न्यू, और इसको हम फोटोन कहते हैं। अगर ये एनर्जी का एक बंडल किसी इलेक्ट्रॉन को लग गया तो बाहर आ सकता है उस एनर्जी को लेके। अगर ये एनर्जी का बंडल ऐसे इलेक्ट्रॉन को लग गया जो इस मेटल सरफेस में सबसे हल्के से बंधा है, कई इलेक्ट्रॉन है जिनको निकालना आसान है, उनको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम चाहिए, वैसे इलेक्ट्रॉन जो सबसे हल्के से बंधे उनको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। इस मेटल में बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिनको निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, उसको वर्क फंक्शन नहीं कहते। कोई सरफेस पे एकदम लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। तो ऐसे बिल्कुल हल्के से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को अगर ये एनर्जी का एक लंप आके लग गया, मिल गया वो एनर्जी, तो उस इलेक्ट्रॉन के पास अचानक से इतनी एनर्जी आ गई, उसमें से इतना खर्च हो गया उसका बाहर आने में, बाकी जो बच गया वही उसकी काइनेटिक एनर्जी है। और इसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सबसे बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि वो इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम जो सबसे हल्के से बंधा है, जिसको बाहर निकालने में सबसे कम एनर्जी खर्च होती है। बाकी किसी को ये फोटोन लगा तो क्या वो नहीं निकल पाएंगे? निकल सकते हैं, पर उनको बाहर आने का जो खर्च है वो इससे बड़ा है। उनको भी इतनी एनर्जी मिली लेकिन खर्च ज़्यादा हो गया बाहर आने में, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, है ना भाई। ठंड लग रही है यार, एसी चला दिया है, बताओ 20 पे। अरे भाई मेरे बहुत दुश्मन है लगता है। तो ऑब्वियसली क्या हो गया, के मैक्स का ये जो इक्वेशन है क्या बता रहा है आपको? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में एक आ गया है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी के मैक्स की वैल्यू ई है और इसकी 2e है, जबकि दोनों पे जो फोटोन डाले गए हैं वो सेम एनर्जी के हैं। ये वाला नंबर दोनों के लिए सेम है, लेकिन के मैक्स इसके लिए अगर ई है तो दूसरे वाले के लिए 2e है। वाह वाह, क्या फर्क है? सिर्फ इसमें, ये तो सेम है, सिर्फ इसमें फर्क है। तो हालांकि आप इक्वेशन लिख सकते हैं, पर ऐसे देख के भी समझ में आ रहा है क्या है? नहीं समझ में आ रहा है। अरे ये समझ में तो आ रहा है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकला इसकी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मैक्स है और इसकी 1 है। ऐसे देख के समझ में आ रहा है भाई, देख के, थोड़ा देख के ध्यान से देखो, नहीं तो बोलोगे तो इक्वेशन लिख देंगे। देख के मुझे समझ में आ रहा है। एनीवे चलो इक्वेशन लिख देते हैं, नाराज हो जाओगे नहीं तो। ये थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो इसके लिए अगर लिखेंगे तो के मैक्स की वैल्यू जो है वो ई है, दैट इज इक्वल टू, इसको जो भी लिखना है सी बाई लैम्डा माइनस 5, और दूसरे पहले वाले के लिए अगर लिखेंगे तो ये 2e है। इसमें ये टर्म सेम है, जो वर्क फंक्शन है वो डिफरेंट है। ये वर्क फंक्शन यहाँ पे 4 है और ये 4.5। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, मतलब एच सी बाई लैम्डा को एलिमिनेट करके हम ई की वैल्यू पता लगा सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, दूसरे में से पहले को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ई ये कैंसिल हो गया और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए तो क्या आ गया भाई? पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ गलत लिख दिया लगता है। ये ई वाला मतलब इसकी वर्क फंक्शन है 4.5 एस सी बाई लैम्डा, कुछ गलत लिख दिया। ये 4.5 है और ये 4 है, ज़्यादा समझाने में यही होता है, ठीक है। तो दिस माइनस दिस करने से ये कैंसिल हो गया और ये ध्यान से आप देखोगे तो ई की वैल्यू 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0.5 है और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है इसकी मैक्सिमम 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। थोड़ा सा ध्यान से देखो सिचुएशन को, ये कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे दिख रहा है। अंतर तो वर्क फंक्शन का ही है ना। तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उनकी एनर्जी में जो फर्क आएगा वो 0.5 का ही तो आएगा, क्योंकि एनर्जी का जो बंडल है फोटोन वो तो यार सेम एनर्जी का है। तो जो इलेक्ट्रॉन निकले उनकी एनर्जी में फर्क 0.5 का आएगा। 0.5 का फर्क होने से यहाँ ये डबल हो गया। ये कैसे हो गया? मतलब ये 0.5 था, ये 1 है, ऐसे सिंपल। ओके, तो यहाँ भी जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं इनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ पे जो वर्क फंक्शन है वो 5.5 है। तो इस पे जो फोटोन इंसिडेंट है उसकी एनर्जी क्या हुई? ऐसे ही दिखाई दे रहा है, 5.5 प्लस 0.5 6 हो गया आंसर, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ध्यान से भाई, जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई मतलब 0.5, जो वर्क फंक्शन है वो 5.5, वर्क फंक्शन 5.5, के मैक्स की वैल्यू 0.5, तो दिस प्लस दिस 6,
दिस इज द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट फोटोन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द आंसर। ऐसे तो क्वेश्चन पूछते हैं, तुम लोग बोलते हो बड़ा कठिन एग्जाम है कठिन, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखें एग्जाम हॉल के अंदर। और जो क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, इसके पहले वाला जो लग रहा है कि हाँ पढ़ के आए हैं हो ही जाएगा, उसको तसल्ली से पढ़ें, आराम से एकदम चबा चबा के पढ़ें और उसको कर ही दें। फिर घड़ी मत देखें बीच में, फॉरगेट अबाउट योर घड़ी इन दी एग्जाम हॉल। जो क्वेश्चन तुमसे बन पा रहा है, जितना समय लग रहा है लगाओ, आराम से बनाओ। तुम एग्जाम हॉल से बाहर आओगे, तुम्हें लगेगा तुमने कम किया, लेकिन तुम सेलेक्ट हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा अच्छा मैंने इतना ज़्यादा कर दिया था। वाह। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, ये क्वेश्चन है, A radionuclide A decays into B which in turn decays into a stable product C। क्वेश्चन कह रहा है कि A B में डीके होता है और B C में डीके होता है। The half life of B is 5 times that of A। B का हाफ लाइफ A के हाफ लाइफ का 5 गुना है। आप सभी शायद जानते हैं कि हाफ लाइफ, भगवान ऐसे क्यों हो जाते हो यार, हाँ, हाफ लाइफ ऑफ ए को टी ए लिख रहा हूं, इसको लैम्डा के टर्म्स में लिखें तो log 2 बाई लैम्डा ऑफ ए। सिमिलरली टी बी log 2 बाई लैम्डा ऑफ बी। तो टी ए बाई टी बी जो है उसको अगर आप लिखेंगे तो लैम्डा बी बाई लैम्डा ए आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ लाइफ ऑफ बी इज 5 टाइम्स दैट ऑफ ए, टी बी इज 5 टाइम्स दैट ऑफ ए। तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि जो लैम्डा ए है वो 5 गुना है लैम्डा बी का। ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ बी इज 5 टाइम्स। हाफ लाइफ बड़ा है मतलब वो स्लो डीके करता है, स्लो डीके करता है मतलब उसके लैम्डा की वैल्यू छोटी है, डीके कांस्टेंट की वैल्यू। तो ये एक रिलेशन, इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, पता नहीं इसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं, पर दिस इज द कंक्लूजन दैट वी कैन ड्रॉ। ओके, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ बोथ बी एंड सी इज 0। टाइम 0 पे क्वेश्चन कहता है कि सिर्फ ए है। मान लेते हैं इसका पॉपुलेशन है नॉट है, बी का पॉपुलेशन 0 है, सी का भी पॉपुलेशन 0 है। प्लॉट रफ ग्राफ्स शोइंग वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए, बी एंड सी विथ टाइम। कमेंट ऑन द स्लोप ऑफ ग्राफ फॉर पॉपुलेशन ऑफ सी। टाइम टी पे इसका पॉपुलेशन, इसका पॉपुलेशन और इसका पॉपुलेशन क्या होगा, मतलब एक ग्राफिकल प्लॉट बनाना है। यू जस्ट नीड टू डू दिस क्वालिटेटिवली। और ये क्वेश्चन मुझे लगता है बेहद इंपॉर्टेंट है। पास में IIT JEE में, ईयर तो मुझे याद नहीं, पर एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछ चुके हैं चेन डीके पे, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने NB और NC को निकालने को कहा, इनफैक्ट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और उसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन भी उन्होंने क्वेश्चन में ही लिख दिया था बहरहाल। पर अब आपके कोर्स में डिफरेंशियल इक्वेशन है मैथ के कोर्स में, तो हो सकता है इस पर ना लिखें और आपसे बोलेंगे आप ही सॉल्व कर लो। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि फिजिक्स में इतना कठिन क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट ये क्वेश्चन इंस्पायर्ड है उसी क्वेश्चन से। और जो मूल चीज़ है, अगर उस क्वेश्चन की मूल चीज़ को आप समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है उस क्वेश्चन का, और ऐसे क्वेश्चन मुझे दर्जनों दिख रहे हैं JEE एडवांस के एग्जाम में, जो पास्ट के किसी क्वेश्चन का सिंप्लीफाइड फॉर्म है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ट्राई कीजिए। चलिए मैं समझने की कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन को कि भाई इसमें क्या किया जा सकता है। सबसे पहली चीज, ए डीके कर रहा है, ए इज जस्ट ए रेडियो एक्टिव मटेरियल, और वो डीके कर रहा है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो इस हिसाब से टाइम के साथ घट रही है। तो जो ए के पॉपुलेशन का टाइम के साथ वेरिएशन होना है वो तो यूजुअल जो आप जानते हो वही होना है कि नहीं। आते हैं बी पे, इंटरेस्टिंग। देखिए बी की ओरिजिनल पॉपुलेशन 0। ऐसा सोचो कि शुरुआत में ए का बहुत बड़ा हीप है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, ए का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। ठीक से सुनना मेरी बात को, ये ए का पॉपुलेशन, बी है नहीं। ए के न्यूक्लियस डीके करने लगे शुरुआत में, जब जस्ट ए मिनट, जस्ट 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। हाँ, शुरुआत में जब ए की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है तो ए के जो न्यूक्लियस पर सेकेंड डीके करेंगे उनकी काउंट भी बहुत बड़ी होगी, बिकॉज एक्टिविटी और द रेट ऑफ डीके
इज प्रोपोर्शनल टू इंस्टेंटेनियस पॉपुलेशन। जैसे शुरुआत में पॉपुलेशन एन नॉट है, तो पर सेकेंड जो ए के न्यूक्लियस टूटेंगे बी में, डीके करेंगे बी में, वो इतने होंगे। पर धीरे धीरे ये ए का हीप जो है छोटा होता जाएगा, इसकी पॉपुलेशन घटती जाएगी, एन घटता चला जाएगा। लैम्डा तो फिक्स्ड है पर एन घटेगा। तो शुरुआत में अगर मान लो 10,000 न्यूक्लियस ए के डीके कर रहे थे पर सेकेंड, तो 10,000 न्यूक्लियस बी के बन रहे थे पर सेकेंड। पर धीरे धीरे जब ए का पॉपुलेशन घटता चला जाएगा तो ये नंबर छोटा होता चला जाएगा। लैम्डा तो फिक्स है, एन घट रहा है। अब 5,000 पर सेकेंड न्यूक्लियस डीके कर रहे हैं के, तो 5,000 पर सेकेंड डीके बनेंगे। थोड़ी देर में ए का पॉपुलेशन और कम हो जाएगा। अब 1000 न्यूक्लियस पर सेकेंड डीके कर रहा है, तो बी के 1000 ही बनेंगे, isn't it? तो जो रेट ऑफ डीके ऑफ ए है, दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। ए जिस रेट से डीके कर रहा है उसी रेट से बी फॉर्म हो रहा है, और ए का रेट ऑफ डीके शुरुआत में सबसे ज्यादा है, तो बी के बनने की रेट शुरुआत में सबसे ज्यादा है, उसके बाद बी के बनने की रेट कम होती चली जाएगी। ये तो तय बात है, बी के बनने की रेट शुरुआत में सबसे ज्यादा है, काफी तेजी से। अगर मैं बी का पॉपुलेशन टाइम के साथ प्लॉट करूं, अभी गेस कर रहा हूं, तो बी की पॉपुलेशन को शुरुआत में बहुत तेजी से बढ़ना चाहिए, लेकिन बाद में शायद ये इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ए की पॉपुलेशन घट रही है। एक और पहलू पे आपकी नजर जानी चाहिए, बी डीके भी कर रहा है तो ए का हीप छोटा हो रहा है, लेकिन जो बी है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब बी के बढ़ने से बी जो सी में डीके कर रहा है उसकी रेट बढ़ेगी। प्लीज समझिएगा क्वेश्चन को, शुरुआत में बी नहीं है, इसलिए बी के डीके करने का सवाल ही नहीं है। ए बहुत सारा है, तो 10,000 न्यूक्लियस बन रहे हैं बी के पर सेकेंड, तो अगर एक सेकंड के बाद की बात करें 10,000 न्यूक्लियस बी के बन गए तो वो डीके भी करेंगे सी। पर ठीक है, बी का पॉपुलेशन छोटा है, थोड़ा थोड़ा सी बनेगा। अभी जो बी के बनने का रेट है वो 10,000 पर सेकेंड है, थोड़ी देर में 9,000 पर सेकेंड है, थोड़ी देर में 8,000 पर सेकेंड है, लेकिन अभी बी का पॉपुलेशन काफी छोटा है, वो 2,000 पर सेकेंड ही डीके कर रहा है। तो अगर 8,000 पर सेकेंड बन रहा है और 2,000 पर सेकेंड डीके कर रहा है, तो ओवरऑल बी की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। शुरुआत में बी की पॉपुलेशन बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, पर आप सोचिए एक ऐसा समय आएगा जब बी की पॉपुलेशन मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि ये घट रहा है। पहले 10,000 पर सेकंड बन रहे थे, अब 9,000, अब 8,000, अब 6,000, अब 4,000 पर सेकंड बन रहे हैं, और यहाँ जो बी का साइज है, बी की पॉपुलेशन है, वो बढ़ती जा रही है। तो शुरू में जो 0 डीके पर सेकंड कर रहे थे, फिर 100 डीके पर सेकंड कर रहे थे, फिर 1000 डीके पर सेकंड कर रहे थे, फिर 3000 डीके पर सेकंड कर रहे थे, एक समय आएगा जब वो 4000 डीके पर सेकंड करेंगे। तो ये जो शुरुआत में 10,000 बन रहे थे पर सेकंड, वो घट रहा है। 10,000 पर सेकंड बन रहे थे बी, वो घट रहा है 9, 8, 7, 6, 5, 4, और जो बी का डीके हो रहा था 0, 500, 1000, ये 4000 पे लेटेस्ट से दोनों बराबर हो गए। तो अब जिस रेट से बी बन रहा है उसी रेट से बी डीके कर रहा है। इस मोमेंट पे बी का पॉपुलेशन नहीं बदल रहा होगा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद प्लीज ध्यान दीजिए कि ए की पॉपुलेशन लगातार घटती जा रही है। तो अब रेट ऑफ डीके यहाँ 3,500 हो गया, अब 3,500 ही बन रहा है बी पर सेकेंड, पर जो बी की पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी उसमें 4,000 डीके कर रहा है पर सेकेंड। ये क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि अभी अभी आपने एक डिस्कवर किया था कि हाफ लाइफ ऑफ बी इज मच मच हायर देन दैट ऑफ ए। तो कहने का मतलब कि बी का जो डीके कांस्टेंट है वो छोटा है, ए का डीके कांस्टेंट बहुत बड़ा है उसकी तुलना में। ए बहुत तेजी से घट रहा है, ए का पॉपुलेशन काफी तेजी से घट रहा है, और 3,000 पर सेकंड बनने लगे, 2,000 पर सेकंड डीके होने लगा, लेकिन बी का पॉपुलेशन उतनी तेजी से नहीं घटा है। 4,000 पे दोनों बराबर हुए थे। अब पता चला कि बी अभी डीके कर रहा है सी में 3200 पर सेकंड, 3,200, और ए जो है वो 2,000 पर सेकंड पे आ गया। मतलब बन 2,000 रहे हैं पर डीके 3200 पर सेकंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका लैम्डा बड़ा है। इसका लैम्डा अगर बड़ा है तो ये फास्ट डीके कर रहा है काफी। तो नेचुरली अगर आप इन सारी डॉट्स को कनेक्ट करें तो समझ में आएगा कि जो बी की पॉपुलेशन है वो शुरू में बढ़ेगी, काफी तेजी से बढ़ेगी, एक मैक्सिमा को पहुंचेगी,
और उसके बाद घटने लगेगी और अल्टीमेटली कहाँ जाएगी? अल्टीमेटली तो लंबे समय के बाद जीरो ही पे जाना है इसको, क्योंकि ये बी जो है सी में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। अब सी पे आते हैं। तो सी तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है। बी जिस रेट से डीके कर रहा है उसी रेट से सी बन रहा है कि नहीं? तो जो सी पे अगर आप ध्यान देंगे, सी पे अगर आप ध्यान देंगे तो हमें समझ में आता है कि फाइनली जो पॉपुलेशन है सी का वो तो एन नॉट होगा, सब कुछ सी बन चुका होगा। सी इनिशियली जीरो था, है कि नहीं? तो सी का ग्राफ बढ़ना है और इनफाइनाइट टाइम के बाद एन नॉट हो जाना है। लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज थोड़ा सा भ्रम डाल दिया गया है, कमेंट ऑन दी स्लोप ऑफ ग्राफ फॉर पॉपुलेशन ऑफ सी। ये थोड़ा सा क्या कमेंट करने को बोल रहा है भाई, क्या सोच रहा है मुझे? सी का ग्राफ बढ़ता हुआ होगा इंक्रीजिंग, पर उसके स्लोप के बारे में कुछ ध्यान दीजिए, ऐसा बोल रहा है ग्राफ बनाने से। अगर आप इस बात को समझ गए तो मेरी बात को समझ गए। शुरू में क्या था फिर से सुनिए, 10,000 पर सेकंड डीके कर रहा था। तो बी की पॉपुलेशन बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी, एक पॉइंट पे जाके बी मैक्सिमम होता है। भैया जिस समय बी मैक्सिमम है उसी समय तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि सी के जो बनने की रेट है वो एक्चुअली किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड। जिस रेट से बी डीके कर रहा है, जो बी डीके कर रहा है वही तो सी बन रहा है। अगर बी 4,000 पर सेकंड डीके कर रहा है तो सी 4,000 पर सेकंड बन रहा है। तो जिस समय जिस टाइम पे ये बी का पॉपुलेशन मैक्सिमम हुआ उस टाइम पे सी सबसे रैपिडली बन रहा है, तेज बन रहा है। तो शुरुआत में बी की पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ये जो ग्राफ है सी के फॉर्मेशन का, इसकी स्लोप बढ़ेगी। इस टाइम टी नॉट तक इसकी स्लोप बढ़ेगी। उसके बाद बी का पॉपुलेशन घटने लगा। बी का पॉपुलेशन घटने लगा मतलब बी का एक्टिविटी घटने लगी, उसकी रेट ऑफ डीके घटने लगी। मतलब सी का रेट ऑफ फॉर्मेशन, सी बन रहा है, स्टेबल प्रोडक्ट है वो, सी बन रहा है, बट जो रेट था वो रेट घट गया, माने डी एन बाई डी टी की वैल्यू घट गई। तो अभी तक जो ग्राफ का स्लोप बढ़ रहा था, इसके बाद ग्राफ का स्लोप फ्लैट होने लगेगा, कम होने लगेगा, घटने लगेगा और अल्टीमेटली तो ग्राफ का स्लोप जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ का स्लोप इंक्रीजिंग है, उसके बाद डिक्रीजिंग है। ये आपसे पूछा जा रहा था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ग्राफ थोड़ा थोड़ा डिफरेंट ऐसे बनाए जा सकते हैं। ऐसे बना सकते हैं आपको कि एक में दिखा दिया कि भाई ग्राफ ऐसा है, इसमें लगातार स्लोप घट रहा है। एक में साफ साफ दिखाया कि पहले स्लोप कुछ दूर बढ़ा फिर स्लोप घट रहा है, आपको ये वाला चुनना होगा। एक में स्ट्रेट लाइन दिखा दिया, ब्ला ब्ला जो भी है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो भाई लाइक कर दो यार, नहीं लाइक करते, और उससे भी इम्पोर्टेंट बात कि बहुत कम लोग हैं जो वीडियो को पूरा देखते हैं। वो 2-4-5 मिनट में ही ऊब जाते हैं, कुछ और दूसरा ढूंढने लगते हैं, नया ढूंढने लगते हैं कि अरे ये तो ठीक है तो देख लिया, अब दूसरा देखते हैं। ऐसा मत करो। जिस किसी वीडियो को भी देख रहे हो, जैसे हमने आज 4 क्वेश्चन डिस्कस किए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस पढ़ाई की तरह लो। इसको एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो क्या सीखोगे पता नहीं, फिर मेरी मेहनत सारी बेकार। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। गुड बाय।